नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, शुभ संध्या। एक बार फिर वैभव भी हाजिर है परिचर्चा के नए पायदान के साथ। दोस्तों, परिचर्चा का जो हमने आज का विषय लिया है वो बहुत ही गंभीर विषय है और बहुत ज़रूरी विषय है, क्योंकि हम आज अपराध पर भी बात करेंगे और अपराधी पर भी बात करेंगे। अपराध के साथ अपराधी की एक मानसिकता जुड़ी होती है, एक सिचुएशन होती है, एक परिस्थिति होती है और क्या कुछ होता है जब व्यक्ति अपराध करने के लिए विवश हो जाता है, या कुछ लोग आदी होते हैं, कुछ लोगों की सोच वैसी होती है, अपराधी प्रवृत्ति के होते हैं, या कुछ लोग सडनली एकदम से अचानक से कुछ करते हैं। उन तमाम बातों पर आज हम गौर करेंगे और 109 एपिसोड के साथ हिंदी साहित्य संस्थान दिल्ली के समृद्ध पटल पर परिचर्चा लेकर पुनः आप सभी के समक्ष है। विद्वान वक्ताओं के साथ हमारे साथ पटल के मुख्य सलाहकार आदरणीय सुरेंद्र शर्मा सागर जी जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करती हूँ। और हमारे साथ जो महानुभाव जुड़े हैं अपराध पर बात करने के लिए, वो सिर्फ एक वक्ता नहीं है, उन्होंने अपराध और अपराधी को बहुत गौर से, बहुत करीब से देखा है, समझा है उनकी मानसिकता को, इसलिए आज इस पटल पर उनको हमने आमंत्रित किया है। सबसे पहले मैं परिचय कराना चाहती हूँ। पहली बार वक्ता के रूप में हमारे साथ जुड़े हैं रुपेश कुमार जी, झारखंड की धरती, रांची से। और आप आर्ट ऑफ लिविंग के टीचर भी हैं, एंटरप्रेन्योर भी हैं, और आपने 6 से 7 साल लगाए हैं उन अपराधियों के साथ। वो समय इन्होंने बिताया है सेंट्रल जेल में, जहां पर इन्होंने रिसर्च किया है कि अपराध और अपराधी कैसे बनते हैं, कैसे पनपते हैं, उनकी क्या मानसिकता होती है। बहुत सारी बातों पर आज हम प्रकाश डालेंगे। तो रुपेश जी, हमारा आमंत्रण स्वीकार करने के लिए बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत स्वागत है आपका धन्यवाद। हमारे साथ। धन्यवाद मुझे हमें यहाँ पे बुलाने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और हमारे साथ, चूंकि एक मानसिकता होती है व्यक्ति की अपराध को जन्म देने के लिए या अपराधी बनने के लिए, तो वो क्या मानसिकता होती है, वो क्या सोच होती है। 1 मिनट में कोई भी व्यक्ति, साधारण व्यक्ति असाधारण कार्य कर जाता है, अपराधी बन जाता है। तो एक मानसिक रूप से अगर हम बात करें, किसी के दिमाग को पढ़ने की कोशिश करें, और डॉक्टर शिवांगी श्रीवास्तव हमारे साथ ना हो, तो ये बहुत खलेगा हमें। इसलिए अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ शिवांगी जी कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए, हमारा आमंत्रण स्वीकार करने के लिए। और एक शिकायत भी है, बहुत लंबा समय आपने हमें वंचित रखा अपने सुंदर वक्तव्य से, लेकिन कहते ना कि देर आए दुरुस्त आए, आप आई हैं, आपका बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत। आपके बिना शायद आज की परिचर्चा अधूरी रह जाती। और मीता गुप्ता जी, हमेशा की तरह हिंदी साहित्य संस्थान की महत्वपूर्ण कड़ी, बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत। ये तमाम वक्ता वे वक्ता हैं जिन्होंने अपराध और अपराधी को बहुत करीबी से देखा है, जैसे कि मैंने शुरू में कहा। और सभी का अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ। सभी बने रहें, जुड़े रहें। कुछ आंकड़े हैं जहां से हम इस कार्यक्रम की शुरुआत कर सकते हैं। अगर 2021 की हम बात करें, तो 35.6 लाख आईपीसी अपराध थे 2020 में। 2021 में थोड़ा कम हुआ है ये आंकड़ा, 2.8%, थोड़ा सा कम हुआ है। लेकिन जो 22.6 लाख SLL अपराध हैं, यानी कि जो ट्रांजैक्शन के थ्रू जो अपराध होते हैं, नेटवर्किंग के थ्रू जो अपराध होते हैं, उसमें बहुत बड़ा इजाफा हुआ है। और आज हम जो अपराध की बात कर रहे हैं, वो तमाम उन अपराधों के बारे में हम कोशिश करेंगे कि हम बात करें। सिर्फ ये नहीं कि साइबर के अपराध की बात करेंगे, हम मर्डर की भी बात करेंगे। हम उस मानसिकता की बात करेंगे कि कोई भी अपराध एक सोच, या दो तरह के अपराध होते हैं, या तो सोची समझी साजिश होती है, या जो अपराध होता है वो हो जाता है परिस्थितिवश, सेल्फ डिफेंस में, कुछ भी हम कह सकते हैं। तो उन तमाम अपराधों के बारे में हम छोटी छोटी कड़ी जोड़ने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हमारे पास, आपको पता है, समय का अभाव है और कम समय में ज्यादा कुछ करने की कोशिश है हमारी। और अगर मैं बात करूं दिल्ली की, तो दिल्ली सबसे खतरनाक जोन में है इस वक्त।
सबसे ज़्यादा अगर अपराध कहीं होते हैं तो वो दिल्ली में है। ये बड़े दुःख का विषय है मेरे लिए और हम सब के लिए, क्योंकि राजधानी में हम रहते हैं और इस तरह की जब चीज़ें हम देखते हैं अपने शहर के बारे में, अपनी उन जगह के बारे में जहाँ हम साँस ले रहे हैं, जहाँ हम रह रहे हैं, तो हमें बड़ा दुःख होता है। और बहुत कुछ है, बहुत सारे डेटा है मेरे पास, थोड़ा-थोड़ा हम बात करेंगे उसके ऊपर। लेकिन चूँकि रुपेश हमारे साथ जुड़े हैं और हमारे साथ पटल के उस पार बहुत सारे महानुभाव जुड़ गए हैं, हम सबका अभिनंदन करते हैं। हांगकांग से हमारे साथ विजेंद्र जी जुड़ गए हैं। विजेंद्र जी बहुत-बहुत अभिनंदन, स्वागत करती हूँ। और विनोद उपाध्याय जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बहुत-बहुत स्वागत, अभिनंदन। हमेशा की तरह डॉक्टर पुष्पलता तनेजा जी हमारे साथ जुड़ गई हैं, बहुत-बहुत अभिनंदन, स्वागत। बने रहिए, जुड़े रहिए। और रुपेश से हम बात करेंगे, चूँकि एक तो आप शांति दूत हैं, आर्ट ऑफ लिविंग के टीचर हैं। आप जितना मधुर व्यवहार आपका, जितना मधुर आप बोलते हो, आप अपने बोलने से मुझे लगता है कि, क्योंकि मैं इनसे रूबरू हो चुकी हूँ, मीता जी मैं बताना चाहती हूँ, मैं मिल चुकी हूँ इनसे, तो एक पॉज़िटिव ऑरा है इनके इर्द-गिर्द जो मुझे लगता है कि अपराधी भी अगर इनके पास आएगा तो शायद सोचने के लिए मजबूर हो जाए, मुझे ऐसा लगता है। तो सीधे-सीधे हम रुपेश के पास चलते हैं। रुपेश, आपने 6 से 7 साल लगाए उन जगह पर जाके आपने रिसर्च किया है, उनको देखा है बहुत करीब से। तो क्या कुछ आपने महसूस किया कि अपराध स अपराधी मतलब अपराध में कैसे लिप्त हो जाता है? कैसे क्या कुछ आपने सुना उनकी ज़बानी, और क्या कुछ लगा आपको कि कितना सही है और कितना उन्होंने गलत बताया आपको? वो सारा माजरा क्या है हम जानना चाहते हैं। स्वागत है आपका। धन्यवाद, धन्यवाद देवजी। अपराध को ऐसे यदि हम समझते हैं ना कि कहाँ से आते हैं, कैसे लोग अपराध करते हैं ना, तो इसके बड़े सारे पैरामीटर होते हैं, बड़े अलग-अलग परिस्थितियाँ होती हैं, जहाँ पे लोग इस रास्ते पे आ जाते हैं, है ना? तो एक चीज़ जो आपने कहा कि भई कैसे लोग अपराध में आ रहे हैं, है ना? तो आप यदि देखेंगे तो बहुत सारी परिस्थितियाँ ऐसी होती हैं जिसकी वजह से वो लोग अपराध में आ जाते हैं। जैसे कि पारिवारिक पृष्ठभूमि यदि देखा जाए, तो या तो पारिवारिक पृष्ठभूमि आपकी अपराध की है या फिर पेरेंट्स हैं, लोगों के तरफ से बहुत नेग्लेंस है ना? बचपन से उनको वो प्यार नहीं मिला, अपनापन नहीं मिला और कहीं न कहीं एक तलाश है कि मैं अपने आप को शो ऑफ करना चाहता हूँ, मैं दिखाना चाहता हूँ, है ना? और वो बहुत मायने रखता है। हमारे साथ शिवांगी जी भी साइकोलॉजिस्ट हैं, तो वो भी समझ सकती हैं इन चीज़ों को, बताएँगे वो भी। तो ये बहुत सारे फैक्टर्स रहते हैं, है ना? एक यंग एज में कई सारे क्राइम हो जाते हैं लोगों से क्योंकि उस एज में गाइडेंस नहीं मिलता, जोश बहुत ज़्यादा रहता है और वो एक एज होती है जिस समय इंसान जो है ना अपने घर में, परिवार में बड़ों की नहीं सुनता। वो एक एज ऐसी होती है जिसमें वो अपने दोस्तों की सबसे ज़्यादा सुनता है ना? और उस समय उन्हें वही सबसे अच्छे लगते हैं। तो ये कई सारे पैरामीटर्स में है और मेरा जो एक ऑब्जर्वेशन रहा है, वो ये रहा है कि चूँकि मैं जेल में कंटिन्यूअसली काम कर रहा हूँ, उनके बीच में रह रहा हूँ, तो ज़्यादातर जो क्रिमिनल पृष्ठभूमि के हैं, जिन्होंने मल्टीपल क्राइम्स अटेम्प्ट लिया है, वो एज में है जिस लगता है रुपेश जी से हमारा संपर्क टूट गया है। शीघ्र वो कनेक्ट हो पाएँगे हमारे साथ। और हमारे साथ पटल के संयोजक आदरणीय राजीव अग्रवाल जी जुड़ गए हैं। बहुत-बहुत अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ। आप सभी इसी प्रकार बने रहिए, जुड़े रहिए और एक ही अपील है कि कार्यक्रम को शेयर कीजिए, क्योंकि हम जब किसी मुद्दे पर बात करते हैं, हम जब किसी गंभीर विषय पर बात करते हैं, तो हम बहुत सारे तथ्य लेकर आते हैं और उन तथ्यों को लोगों तक पहुँचाना बहुत ज़रूरी है। रुपेश, आप अपनी बात पूरी कीजिए। जी, जी बिल्कुल। इसमें जो मैंने ऑब्ज़र्व जो किया मेरा जो रहा, उसमें कहीं न कहीं 15 से 20% लोग हैं या 10 से 20 के आस-पास के लोग हैं, जिन्हों जो रियल में मल्टीपल क्राइम जिन्होंने अटेम्प्ट लिया है ना? और उनकी जो स्टार्टिंग है यदि आप देखेंगे, तो स्टार्टिंग बड़े अर्ली एज में उन्होंने किया है। मतलब 14 साल, 15 साल, 18 साल, है ना? तो इस एज से उन्होंने स्टार्ट किया और देन आफ्टर वो इसमें आगे बढ़ते चले गए। लेकिन जो 80% लोग हैं, है ना? उन 80% लोगों में यदि आप देखेंगे तो मोर देन यू नो 60% 50% मतलब 50-50 परसेंट उसमें देख सकते हैं
कि 80% में 40% लोग ऐसे हैं जो किसी ना किसी मेजर क्राइम में नहीं, या तो किसी परिस्थितिवश किसी केस में फंस गए हैं, है ना, किसी वजह से ऐसे उनके ऊपर केस एलिगेशंस लग गए हैं, इस वजह से वो इस जगह पर है। और बाकी के जो 40% लोग हैं, वो मतलब एक फ्रैक्शन ऑफ टाइम में उस मोमेंट के अंदर उनके इमोशंस पे उनका काबू नहीं रहा, उस इमोशंस में वो बह करके उनके हाथों से गुस्से में कुछ हो गया, उस परिस्थिति में उन्होंने ऐसे अटेम्प्ट लिए हैं। तो कहीं न कहीं एक जो मेरा अप्रोच जो रहता है, बिकॉज़ आई एम अ रिहैबिलिटेटर, तो जो अप्रोच होता है, वो पहली चीज़ तो ये है कि हम एक नज़र में जब किसी का पता चलता है ना कि भाई इस बंदे ने क्राइम किया है, इसने मर्डर किया है, तो हम तुरंत उसको ऐसे ना बड़े क्रिमिनल और बड़े हेट की तरह से देखने लग जाते हैं, है ना? बट ना ऐसा कुछ है नहीं, वो क्राइम जो उसने किया है, वो जो मैंने बताया करीब-करीब 50% के आस-पास लोग, वो बात कोई भी हो से सकता है, हम में से भी कोई हो काफी सकता है। सो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि हम उनको जो है ना ऐसा देखें कि वो हमारे जैसा ही है। जैसे ही हमारा ये अप्रोच होता है ना, देन वी कैन हम उसके प्लेटफॉर्म पे आ सकते हैं, उनके सेम प्लेटफॉर्म पे आके उनसे बात कर सकते हैं। अदरवाइज यदि हमारे मन में पहले से प्रेजुडिस है कि भाई आई एम गोइंग टू टॉक टू अ मर्डरर, किलर, सो तो हम उनके साथ कहीं ना कहीं मतलब एक बॉन्डिंग नहीं बना सकते, उनके स्तर पर आके उनसे बात नहीं कर सकते। तो एक जो कंपैशन जो है ना, कंपैशन देखो उनके साथ होना बहुत रुपेश, इंपॉर्टेंट है। आपके कहने का तात्पर्य सीधा सीधा ये है कि अपराध से आप नाराज हो, अपराध से घृणा करें, अपराधी से नहीं, क्योंकि अ, अगर हम उसे सुधरने का मौका नहीं देंगे तो ये रेशियो बहुत बढ़ेगा। जी, आप अपनी बात बिल्कुल, पूरी बिल्कुल, बिल्कुल। और जो बाकी के लोग हैं, वो कहीं न कहीं आपको कई बार क्या होता है कि आप किसी गलत केस में फँसे हैं, तो उसके बाद भी एक एंगर होता है, गुस्सा होता है। तो पहले स्टार्टिंग में वो आपराधिक नहीं था, लेकिन एक आपराधिक प्रवृत्ति उसके अंदर डेवलप होने लग जाती है। तो कहीं न कहीं इन सारी चीज़ों को हमें समझना पड़ेगा। और मैं एक चीज़ बड़ा मानता हूँ कि आध्यात्मिक वे से ही उनके लाइफ में परिवर्तन आया जा सकता है ना? सिर्फ बातों से, डायलॉग से बहुत अधिक फ़र्क नहीं पड़ता। ये मेरा अनुभव पिछले 8 सालों का है, क्योंकि बातें तो बहुत सारे लोग, हम लोग बहुत अच्छी लच्छेदार बातें करने वाले लोग हैं, है ना? लेकिन जब तक परिवर्तन अंदर से नहीं होगा, तब तक कहीं न कहीं हम उनके जीवन में परिवर्तन नहीं ला सकते। ये मेरा अनुभव रहा है अभी तक का। मैं थोड़ा चार्ज में लगा रहा हूँ, मेरा थोड़ा बैटरी लो है लैपटॉप का, जी, 1 जी, मिनट का। ज़रूर, ज़रूर, ज़रूर। आप बाद में भी हमें जॉइन कर सकते हैं। और चूँकि हमने रुपेश को सुना और पिछले 8 सालों का उनका अपना एक अनुभव है, और बहुत सही कहा उन्होंने कि हम अगर अपराध हो जाता है, कई बार कुछ लोग होते हैं जो जन्मजात क्रिमिनल होते हैं, लेकिन कुछ लोग होते हैं कि हो जाता है, कुछ लोग होते हैं फँस जाते हैं इन सब चीज़ों में। तो एक बार जब कोई निरपराध, मुझे ये मेरी फीलिंग है, मतलब मेरी सोच है कि जो निरपराध व्यक्ति है, अगर वो फँस जाता है तो या तो वो कानून से गुस्सा हो जाएगा, वो बहुत ज़्यादा और रूड हो जाएगा, वो बहुत ज़्यादा क्रोधी हो जाएगा, और फिर वो सचमुच में उस दलदल में घुस जाएगा, अ, गुस्सा होकर कि मैं तो अच्छा था और मेरे साथ ऐसा हुआ। इन तमाम बातों से एक बात सामने आई कि हमें जिन्होंने रुपेश जी ने कहा कि अध्यात्म से, चूँकि भारत भूमि ही अध्यात्म की भूमि है, तो अध्यात्म से जुड़कर हम जोड़कर इस तरह से हम उनको सुधारने की एक कोशिश कर सकते हैं, और अपराध के और भी स्वरूप हैं, और भी मतलब क्या-क्या मायने हैं, वो सब हम सुनेंगे। हमारे साथ कवि कन्हैया भ्रमर जी जुड़ गए हैं, गुलशन ग्रोवर जी जुड़ गए हैं। अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ। मनोज जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, अभिनंदन है। और मीता जी, चूँकि मैं शिवांगी के पास थोड़ा लेट जाना चाहती हूँ, तो जब तक वो रुपेश पुनः जुड़ते हैं, तो मीता जी, चूँकि आंकड़े बहुत हैं और आंकड़े पढ़ते-पढ़ते 1 घंटा बीत जाएगा। रुपेश हमारे साथ जुड़ गए हैं। रुपेश को हम सुनेंगे, लेकिन मीता जी, आप को क्या लगता है कि जो अपराध की श्रेणी में सारे अपराध आ रहे हैं, चूँकि हम साइबर को भी लेंगे, मर्डर को भी लेंगे, चोरी को भी लेंगे, हर छोटी-छोटी चीज़ों को हम अगर ऐड ऑन करना चाहें, तो अपराध एक बड़े पैमाने पर उभर के आ रहा है। तो आज की जो परिस्थिति है, क्या कुछ हमें करना चाहिए, और
क्या लगता है कि जो आंकड़े हैं वो बहुत दिल को दहलाने वाले हैं और धीरे-धीरे और सबको पता है कि बेरोज़गारी और बाकी सब चीज़ों की वजह से जैसे कि रुपेश ने कहा कि दूसरों से कमतर अपने आप को ना समझें, इसलिए भी अपराध लोग करते हैं। उसके पास ये चीज़ है तो मेरे पास क्यों नहीं है? तो ये जो थॉट प्रोसेस है वो बहुत कुछ बदल देता है। तो क्या कहेंगी मीता जी आप? नमस्कार वैभवी जी और मंच पर आसीन दोनों विद्वान साथियों को भी मेरा नमस्कार। मंच के उस पार जो श्रोता और जो दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं, आज 109वीं कड़ी है हमारे परिचर्चा की, जो हिंदी साहित्य संस्थान की ओर से लगातार आयोजित किया जा रहा है। और वास्तव में वैभवी जी को मैं इस बात के लिए बहुत दाद देना चाहूंगी कि उन्होंने ऐसे गंभीर विषय को बड़ी ही सरलता और सहजता से इस मंच पर लाने का एक प्रयास किया। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगी, जैसा अभी रुपेश जी ने कहा कि पाप से घृणा करो, पापी से नहीं। सभी महापुरुषों ने ऐसा कहा है। पाप और अपराध, जहां तक मैं समझती हूँ, क्योंकि मैं बच्चों से डील करती हूँ, छोटे बच्चे भी हैं स्कूल में और बड़े बच्चे भी हैं, और क्योंकि मैं एक सर्टिफाइड काउंसलर भी हूँ, तो मैं बहुत सारी चीजें अपने आसपास देखती हूँ। प्रत्येक बच्चे के मन में अपराध की भावना जन्म से नहीं होती, या यूं कहूं कि जन्म से कोई अपराधी नहीं होता। बच्चा जन्म लेता है, किस घर में वो जन्म ले रहा है ये उसके अपने हाथ में नहीं होता। जो जैविक रूप से बायोलॉजिकली उसके पेरेंट्स होते हैं, वो उसको मतलब उन्हें वो बदल नहीं सकता, उनका निर्वाह करना होता है। और मैं बात की शुरुआत करूंगी वहां से जब मैंने पहली बार पीएनसी के स्कूल देखे। पीएनसी, पुणे में पीएनसी के नाम से कई सरकारी स्कूल हैं, और मेरा बेटा उस समय टीच फॉर इंडिया के लिए वो स्कॉलरशिप कर रहा, रिसर्च स्कॉलर था वो वहाँ टीएफआई की ओर से। तो इन बच्चों को कुछ नए गैजेट्स लेकर के, जो कि ऐसे बच्चों के बीच में उपलब्ध नहीं होते जो गरीब परिवारों से आते हैं, तो पीएनसी के स्कूल्स में जाना होता था और वहां पर ये लोग क्लासेस लेते थे। एक बार मैं भी पुणे गई उसके पास रहने के लिए 10 दिन के लिए। तो मैं उसके स्कूल गई। मैं शिक्षिका हूँ तो मेरा एक रुझान रहता ही है स्कूलों के प्रति, और वो बहुत सारी बातें मुझे बताया करता था, इसलिए मैं उसके स्कूल गई। मैं ये बताना चाहूंगी कि वो स्कूल यरवड़ा जेल, जो संजय दत्त जब उसमें जेल में रहे तो इस नाम से काफी मशहूर हुई, यरवड़ा जेल, यरवड़ा जेल। वहां गांधी जी जैसे महापुरुष भी रहे, स्वतंत्रता सेनानी भी रहे अनेक। तो मैंने यरवड़ा जेल की वो चार दीवारी देखी है, ऊंची चार दीवारी, और बिल्कुल उससे सटा हुआ वो पीएनसी का स्कूल देखा है। और उस पीएनसी के स्कूल में पढ़ रहे बच्चे कौन थे? वे सब वे बच्चे थे जो उन अपराधियों के बच्चे थे। उन अपराधियों के बच्चे थे जो झुग्गी झोपड़ियों में रहते थे। जब अक्षर ने वहां जाकर के रहना और पढ़ाना शुरू किया, मैं बहुत रेजिस्ट करती थी इस बात को लेकर के कि तुम उनके घर मत जाओ, क्योंकि इन लोगों को घर भी जाना होता था और सोशली कनेक्ट होना होता था। मैं हमेशा ये कहती थी, तू वहां मत जा बेटा, वहां पता नहीं कैसा होगा, क्या इन्फेक्शन होगा, कैसे तू बैठेगा, तुझे पता नहीं क्या खिला या पिला देंगे। ऐसा मेरा मानना था। लेकिन फिर मैं भी गई, और आप यकीन नहीं करेंगे, दिल से वास्तव में कोई अपराधी नहीं होता। उनके बच्चे इतना सुंदर डांस करते थे। एनुअल फंक्शन की तैयारी हो रही थी, मुझे बुला के आंटी आंटी, तो मैंने कहा तुम अक्षर भैया को बहुत तंग करती हो, मैं अक्षर भैया को ले जाऊं? और इस सब के सब चिल्लाने पड़ लगे मेरी तरफ, नो आंटी, नो आंटी, अक्षर भैया नहीं जाएगा, अक्षर भैया नहीं जाएगा। मैं उनकी मासूमियत देख रही थी। मैं ये देख रही थी, कौन कहता है कि ये अपराधियों के बच्चे हैं? तो पहली बात तो मैं ये कहना चाहूंगी कि अपराधी कोई भी जनजात नहीं होता, परिवेश उसे अपराधी बनाता है। बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं, टीचर्स उनके आसपास होते हैं। आजकल सभी स्कूल्स में पिछले कुछ सालों से काउंसलर्स की पोस्ट है, स्पेशल एजुकेटर्स की पोस्ट है। ये जो होते हैं, और साथ साथ हर टीचर अपने ढंग से काउंसलिंग करते हैं। तो बहुत सारे अपराध स्कूल में जब सामने आते हैं, अपराध क्या है? एक क्लास 1 का बच्चा जिसे अपने पड़ोसी बच्चे की पेंसिल अच्छी लगी,
उसने पेंसिल उठा के बैग में रख ली। क्यों रख ली उसे नहीं पता है। उसे ये भी नहीं पता कि इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होने वाले हैं। उसे ये भी नहीं पता ये गलत है। उसे बस अच्छा लगा, उसने उठाया और रख लिया। अब इस बात को कितना तूल देना है? क्या उसे उतना दोषी करार कर देना है कि वो पानी पानी हो जाए या वो छुपकर चोरी करने लगे? ये बहुत कुछ उस शिक्षक पर और उस विद्यालय पर निर्भर करता है। तो टीचर्स का रोल बहुत ही अहम हो जाता है जब हम बच्चों के बीच होते हैं और बच्चे हमारे इर्द गिर्द होते हैं। माता पिता से ज्यादा वे अपने टीचर्स को रिगार्ड करते हैं। उनकी बातें उनको चुभती भी हैं, वे उनकी बातें सुनते भी हैं, मानते भी हैं, और बुरा भी उनको लगता है कि मेरे टीचर ने मुझे ऐसा क्यों कहा। तो पहली बात तो मैं ये बताना चाहूंगी, यरवड़ा जेल। दूसरी बात ये, तीसरी बात, मेरा जाना केंद्रीय कारागार बरेली हुआ। ब्रह्म कुमारी प्रजापिता का जो संस्थान है, वे लोग इस तरह का, जो अभी रूपेश जी ने कहा कि आध्यात्मिक प्रवचन और उनको बहुत सारी चीजें हैं। मैं आध्यात्मिकता को तो बहुत बड़ा मानती हूँ। आप अगर किसी कैदी से बात भी करते हैं ना अच्छी तरह, आप उसको कोई किसी ईश्वर, अल्लाह, राम और किसी की बात ना करें। एक मानव होने के नाते आप मानवता की बात करें उनसे। उनसे अगर ये भी आपने उनको ऐसे छू कर, उनके कंधे पर हाथ रखकर ये भी पूछ लिया, भाई क्या अपराध किया था, क्यों आए हो यहाँ, क्यों बंद हो जेल में, तो उनके आंखों से आंसू आ जाते हैं। वो प्यार के वो मधुर शब्द शायद सुने हुए उनको बरसों हो चुके होते हैं, और जिस तरह का व्यवहार वे जेल में पाते हैं या अपने परिवार से पाते हैं या समाज से पाते हैं, जो उन्हें उपेक्षा और घृणा की दृष्टि से देखने लगता है, कोई नहीं समझता है कि अपराधी ने ये अपराध क्यों किया होगा। हाँ, इसमें शिक्षकों की जितनी भूमिका है उतनी माता पिता की भी है। मैं एक छोटी सी कहानी प्रस्तुत करूंगी उसके बाद, और मैं हाँ 2 चीजें और बताना चाहूंगी। एक ये कहानी और एक और चीज। एक छोटी सी कहानी है कि एक अपराधी था, उसको फांसी की सजा हो गई थी। तो जैसे कि जेलर हमेशा पूछते हैं कि भाई तुम्हारी आखिरी इच्छा क्या है, तो उसने कहा कि मेरी आखिरी इच्छा ये है कि मैं अपनी माँ से मिलूं। ये बहुत अच्छी बात थी। सभी ने ये सोचा कि वो माँ का आदर करता है, इसलिए माँ से मिलना चाहता है। माँ आई तो माँ से उसने कहा, क्योंकि वो जंजीरों में बंधा हुआ था, उसको खोला नहीं गया था, वो माना जाता था बहुत ही कुत्सित उसने कोई अपराध किया है, तो जेल के अंदर ही था, सलाखों के पीछे था। तो उसने माँ से कहा कि माँ जरा सलाखों के पास अपना मुंह लाना। तो माँ मुंह लाई, तो कि कान लाना, तो कान लाई, तो उसने बड़ी तेजी से माँ के कान को चबा डाला। माँ खूनम खून हो गई, खून गिरने लगा, माँ करहाने लगी, माँ रोने लगी, और जो जेलर था उसने कहा कि तू मरते मरते भी ऐसा अपराध करेगा, माँ के कान काटेगा तू। तो उसने कहा कि ये वे ही कान हैं जिन्होंने पहली बार मेरे अपराध के बारे में सुना था। माँ, तूने पहली बार जब ये सुना था तो तूने मुझे रोका क्यों नहीं, तूने मुझे मारा क्यों नहीं, तूने मुझे चांटा उस दिन क्यों नहीं लगाया, तू सुनती रही, मैं चोरी करके लाता रहा, तू उसे घर में इस्तेमाल करती रही। तो माँ की भूमिका, परिवार की भूमिका, उसमें केवल माँ ही शामिल नहीं है, पिता भी हैं, घर के अन्य सदस्य भी हैं। हम जानते हैं, जब हम वाल्मीकि जी का वर्णन पढ़ते हैं तो हम ये कहानी समझते हैं कि उनके पाप का भागीदार कोई भी नहीं था उनके परिवार का सदस्य, तब वाल्मीकि जी बने, नहीं तो वे वाल्मीकि कभी न बन पाते। एक अंतिम बात जो मैं यहाँ और कहना चाहूंगी, वो मैंने एक फिल्म देखी थी, 2 आंखें 12 हाथ। अगर हम में से सबने देखी हो तो अच्छी बात है, वरना हमने ए मालिक तेरे बंदे हम ये बिल्कुल देखिए जी। हाँ, ये गीत तो सभी ने सुना है, और ये गीत प्रार्थना की तरह से गाया जाता है। उस फिल्म में ये बताया गया है कि कैसे दुर्दांत अपराधी, डाकू, कैसे उस छोटे से बच्चे के निर्मल व्यवहार से अपना सारा अपराध छोड़कर, और मतलब ये कहानियां नहीं है, दरअसल ये सच्चाई है। हमारे ही बीच बहुत सारे सफेद पोश लोग हैं जो कभी पकड़े नहीं गए, इसलिए वो अपराधी नहीं है। जो पकड़ा गया वो अपराधी है,
ये कैसी बात हुई भाई? जेल में आप पूछिए किसी कैदी से, भाई क्यों तुम यहाँ पर बंद हो, क्या अपराध किया? वो कहेगा बाबूजी मालूम नहीं। उसे मालूम ही नहीं है कि वो वहां क्यों बंद है। रुपेश जी मेरी बात से इत्तेफाक रखते होंगे, ऐसे लोगों से भी मिले होंगे, उन्हें नहीं मालूम 5 साल 10 साल 8 साल हो चुके हैं, कुछ भी नहीं हुआ, ट्रायल की बात तो दूर है, बस बंद कर दिया गया और वो बंद है और जी परिवार बिल्कुल उनका बिल्कुल। उनसे अलग है और वे उस यातना को सह रहे हैं जो शायद उन्होंने कभी वो अपराध किया भी नहीं है। तो इसके असल में आपने 2 भागों में बांटा है ना इस विषय को। एक हमारी अगली परिचर्चा भी इस विषय पर होगी। ये 2 में भी समाने वाला नहीं है। 200, 2000, 2 लाख, 2 करोड़ अगर हम एपिसोड करते हैं इस विषय पर तो भी कम है। तो मैंने बहुत बिल्कुल। संक्षेप में अपनी बात को रखना चाहा। मुझे लगता है हाँ, ये आप लिख रहे हैं कि पाप और अपराध में अंतर है, बिल्कुल सही बात है। पाप और अपराध में अंतर है, ये बिल्कुल ठीक बात है। आज हम अपराधी ही मानते हैं और अपराध के लिए ही सजा कोर्ट के द्वारा दी जाती है। बिल्कुल मैं मीता अपनी जी, जी, बहुत-बहुत आभार। बहुत अच्छी कहानी के माध्यम से आपने समझाने की कोशिश की कि ये बात बिल्कुल सही है कि जब बच्चा पहली बार अपराध करता है तो माँ-बाप की ज़िम्मेदारी है उसे कैसे रोका जाए। क्योंकि माँ-बाप ऐसे हैं जो धरती पर अगर आपका बच्चा क्या कर रहा है, आपको सबसे पहले पता होता है। और जब आपको पता होता है तो आप उसके ऊपर अंकुश लगाते हैं या उसके गलती पे पर्दा डालते हैं, वही निर्धारित करता है कि वो अपराधी बनेगा या एक बेहतरीन इंसान बनेगा। बहुत सही बात आपने कही। संजय जी ने भी एक तर्क रखा है, मैं पढ़ना चाहती हूँ। कुछ अपराधी और अपराध की जो मानसिकता वाले लोग हैं, वो फेमस होने के लिए भी ऐसा कुछ करते हैं। फेमस होना चाहते हैं, अपने आप को लाइमलाइट में लाना चाहते हैं, इसलिए भी अपराध को जो है अंजाम दिया जाता है। हमारे साथ बहुत खूबसूरत गज़लकारा जुड़ गई हैं, सोनिया सोनामक्स जी, बहुत-बहुत अभिनंदन, स्वागत करती हूँ। बने रहिए, जुड़े रहिए और चूँकि मीता जी ने अपनी बात कही और अब हम एक मानसिकता की ओर चलेंगे कि मानसिक सोच जो होती है, दिमाग की जो खुराफात कह सकते हैं या क्या कुछ दिमाग में चल रहा होता है, क्या वो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट है, वो बहुत ज़्यादा परेशान है, तब वो अपराध की ओर जाता है या समाज के दुर्व्यवहार की वजह से अपराध की ओर जाता है। क्या कुछ होता है, वो मैं डॉक्टर शिवांगी की तरफ चलती हूँ और डॉक्टर शिवांगी से हम जानना चाहेंगे, चूँकि 2 वक्ताओं की बात आपने सुनी और अब मुझे लगता है कि आपकी बारी है और आपकी बारी बहुत महत्वपूर्ण है। तो तमाम बातों पर मैं, चूँकि आप भी 3 साल से मुझे लग रहा है आपने भी अपराधियों के साथ काम किया है और एक प्रश्न मेरा ये भी आपके साथ रहेगा कि क्या आपके प्रैक्टिस के दौरान कभी कोई ऐसा अपराधी आपके पास आया जिसको ट्रीटमेंट की ज़रूरत थी या जो कुछ भी आपका अनुभव है, मैं चाहूँगी आप साझा करें। सभी को मेरा नमस्कार। एक बार फिर मैं हिंदी साहित्य संस्थान को आभार व्यक्त करती हूँ अपना कि उन्होंने इतने महत्वपूर्ण विषय पर मुझे यहाँ पर आमंत्रित किया और मेरे ख्याल से जैसा कि मीता मैम ने कहा कि ये 200 एपिसोड हो जाए, 2000 एपिसोड हो जाए, इसके बारे में हम कितनी भी चर्चा या परिचर्चा कर ले, ना ही ये कम होने वाला है और ना ही हम इसके बारे में लोगों को ज्यादा से ज्यादा जानकारी दे पा रहे हैं क्योंकि लोग अपने ही विचारों में सूक्ष्मता से सोच रहे हैं। उनकी सोच में एक बड़ापन नहीं आ रहा है और लोगों की सोच बहुत रूढ़िवादी चल रही है। पुरानी विचारधाराओं से जो चली आ रही है वो उस पर ही टिके रहना चाहते हैं। तो जैसा कि वैभवी दी ने मुझसे पूछा कि कैसी मानसिकता है। डॉक्टर शिवांगी, एक जी प्रश्न का उत्तर मैं आपसे और चाहूंगी, आप उसको लिख ले बेशक जी या दिमाग में सेट जी कर ले, मैं भूल जाऊंगी तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। सवाल जी ये है कि हम कैसे समझें कि ये जो व्यक्ति हमारे साथ है वो अपराधी नहीं है या वो अपराधी है या वो हमारे साथ क्या कुछ गलत कर सकता है, ये क्योंकि ये समझना हमें बहुत जरूरी है। हम सब मुखौटे में जी रहे हैं, पता लगाना बहुत मुश्किल है कि हम सेफ साइड में हैं या नहीं है, सेफ जोन में हैं या नहीं है। तो मैं चाहूंगी कि इसके बारे में भी आप जरूर बात करें। जी, तो सर्वप्रथम मैं इस प्रश्न का उत्तर देना चाहूंगी कि
जो भी अपराध कर रहा है उसकी मानसिकता है क्या। और कुछ भी हो जाए, आप क्यों हो रहे हैं अपराध, अपराध का कारण क्या है, अपराध समाज में बढ़ क्यों रहा है, दिल्ली में कितने अपराध है, उत्तर प्रदेश में अपराध कितने हैं, ये हम प्रदेश या देश से नहीं नाप सकते, ये हम लोगों से जज कर सकते हैं। क्योंकि यही लोग आज उत्तर प्रदेश में, यही लोग कल दिल्ली में जाएंगे, यही मणिपुर में जाएंगे, यही झारखंड में जाएंगे, तो इनका क्या है, ये रनिंग मोड में है। बहुत कम ऐसे केसेस हैं जो कि रिपोर्ट किए जाते हैं, कुछ हैं जो सामने आ जाते हैं, कुछ एनसीबीआई रिपोर्ट है, कुछ क्रिमिनल एक्ट रिपोर्ट है, लेकिन जो सच में अपराधी छुपे हुए हैं उनका क्या। तो इन अपराधियों को समझना बहुत जरूरी है। आपने बोला कि हम कैसे समझे कि हम सेफ जोन में हैं। रेड फ्लैग सिम्टम होता है हमेशा। हम जब भी रास्ते में जाते हैं और गड्ढा आने वाला होता है तो हम तैयार हो जाते हैं और अपने आप को बिल्कुल हम ऐसे सेफ जोन में बैठ जाते हैं। वैसे ही जो हमारे इर्द गिर्द हमारे दोस्त हैं या हमारे परिवार में है या हमारे रिलेशन में है, वो हमारे साथ व्यवहार कैसा कर रहे हैं, उनका व्यवहार किस प्रकार से हमारी ओर दिख रहा है, क्या वो दूसरों के प्रति ज्यादा आक्रोशित दिख रहे हैं, उनके वर्ड्स किस प्रकार से जा रहे हैं, वो किस प्रकार से सोसाइटी में एक्ट कर रहे हैं, ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। और कहते हैं ना कि बीइंग अ ह्यूमन, हमें एक इंस्टिंक्ट हमारा बोलता है नो दिस इज रॉन्ग, हमें पता चलता रहता है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं हम लोगों का क्या सोचेगा, क्या कहेगा, कहीं वो बुरा ना मान जाए, कहीं हम उनके साथ में रहेंगे तो लोग क्या कहेंगे, तो लोग क्या कहेंगे, लोग क्या करेंगे, उससे हम अपने आप को हानि पहुंचाते हैं। और कहीं ना कहीं वो इंस्टिंक्ट जिसको हम झुटला रहे हैं वो ही अपराध का बड़ा फॉर्म बन जाती है। अपराधी की मानसिकता ना हम बचपन में जज कर सकते हैं और ना ही वो जब अपराध कर लेता है तब जज करते हैं। एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या होती है कि जो व्यक्ति की जो साइकोलॉजिस्ट है, जैसे कह लीजिए कि कॉग्निटिव पर्सपेक्टिव आता है कि क्रिमिनल क्यों लोग बन जाते हैं। पहली चीज है उनकी थिंकिंग बनती कैसे है, बचपन से। बचपन में उन्होंने कैसा व्यवहार देखा, ये सभी ने बात कर ली कि बचपन में उन्होंने परिवार के साथ कैसा किया, सोसाइटी के साथ कैसा किया। परिवार की भूमिका हमेशा से बहुत महत्वपूर्ण रही है व्यक्ति की पर्सनालिटी के डेवलपमेंट में। आप अपने बच्चे के प्रति कैसा व्यवहार कर रहे हैं। मैं एक बहुत महत्वपूर्ण बात कहना चाहूंगी और ये मैं अपने पेशेंट्स को भी ज्यादातर बताती हूँ कि आज जैसे अध्यात्म की बात हुई, देखिए चाहे आध्यात्म हो, चाहे हम खुद हो, चाहे कुछ अदर फॉर्म हो हमारे समस्याओं का समाधान करने का, वो सिर्फ हम पे डिपेंड करता है। वो सिर्फ हम डिसाइड कर सकते हैं, ना हम किसी को इम्पोज कर सकते हैं वो चीज करने के लिए, ना ही हम उस पर दबाव बना सकते हैं, ना ही हम उसको सिखा सकते हैं। आज हम भगवान के पास जाते हैं और भगवान के पास हाथ फैलाते हैं, हे भगवान हमारे से ये गलती हो गई, हमसे ये अपराध हो गया, हमारी ये समस्याएं चल रही है, हम इतने दुख में हैं। पता है क्यों हम भगवान के पास जाते हैं? क्योंकि भगवान बोल नहीं सकता। भगवान सब देख रहा है पर वो बोलेगा नहीं। जिस दिन भगवान बोलने लग गया शायद हम भगवान के दरबार में जाना बंद कर देंगे। क्यों? क्योंकि वो गुड लिसनर है, सिर्फ और सिर्फ गुड लिसनर है। और यही गुड लिसनिंग अगर हम अपने फैमिली में देखने लग जाए, हम अपने सोसाइटी में देखने लग जाए, ये एक्सेप्टेंस हमारी सोसाइटी हम कैसे है एक्सेप्ट करने लग जाए, तो शायद ये अपराध कम हो जाएगा। लोग सुनना ही नहीं पसंद करते, लोग हर एक पल लोगों को जजमेंट देते रहते हैं। अपराधी है क्या? अपराध हम अपराधी क्रिएट कर रहे हैं क्योंकि हम उसको समझ नहीं पा रहे हैं और ये हमसे ही हो रही है गलती। हम अपने ऑफिस में अपराधी क्रिएट करते हैं, हम अपने सोसाइटी में अपराधी क्रिएट करते हैं, हम अपने आसपास अपराधी को क्रिएट करते हैं, इवन हम अपनी फैमिली में अपने बच्चे को अपराधी बना रहे हैं। कैसे? रोक टोक करके, हर उसकी गलती पे उसको सही तरीके से अंडरस्टैंड करके समझाने की बजाय या तो हम उसको मारने लग जाते हैं, या तो उसको कमरे में बंद कर देते हैं, या तो उसको चार समाज में हम बेइज्जत कर देते हैं। यही होता है। आज वो बच्चे टीचर्स को ज्यादा पसंद करते हैं जो बच्चे को अच्छे तरीके से सुनते हैं, समझते हैं और वो जैसे हैं एक्सेप्ट करते हैं और उनको नई दिशा उनके आधार पर उनको सिखाने की कोशिश करते हैं, तभी वो बच्चे बेस्ट बच्चा बन के आगे आता है। तो यही मानसिकता होती है। दूसरी चीज जो सबसे महत्वपूर्ण होती है, अभी बात हो रही थी कि लोग देख करके, सुन करके या अपने आप को, अभी एक मैंने यहाँ पर कमेंट पढ़ा कि अपराधी
अपने आप को बड़ा दिखाने के लिए या सोशल नॉर्म्स में बड़ा अपने आप को नाम कमाने के लिए अपराध कर जाता है। एक्चुअली में ना हम लोग सोशल लर्निंग पे चलते हैं, देखा, सुना और सीखा। जो देख रहे हैं वही कर रहे हैं और वही फिर हम सोसाइटी में संपादित भी कर रहे हैं। जैसे कि फिल्म एक्शंस, क्या हीरोइंस पहनती हैं, क्या हीरो पहनते हैं, उनका रहन सहन कैसा है, वो किस तरीके से फाइट करते हैं। जब शक्तिमान चला था तो ज्यादातर सुसाइड के केस आते थे, वो सुसाइड नहीं होते थे, एक्चुअल में वो एक्ट होता था, शक्तिमान बनने की कोशिश की जाती थी। तो वो भी एक लर्न्ड अपराध था जो व्यक्ति खुद पे करने की कोशिश करता था, जिसमें परिवार रोकता नहीं था और हंस करके बच्चे को और रेनफोर्स करता था, मीन्स रिवॉर्ड देता था, अरे वाह बेटा तुम तो बहुत अच्छा कर रहे हो। तो जो ये अरे वाह वर्ड है ना, इससे अपराधी को शक्ति मिलती है कि हम बहुत अच्छा कर रहे हैं और हम इस कार्य को अगर आगे करते हैं तो शायद आज मेरे घर में नाम हो रहा है, आगे बड़ा होगा। बच्चा जब भी कोई एक्ट करता है ना तो फैमिली में हंसा जाता है, क्यों? क्योंकि उनको लगता है अरे ये तो बच्चा है, बच्चा कर करके वो अपने बच्चे के व्यवहार में और व्यवहार जोड़ देते हैं और वो बच्चा आगे जाके चोरी, झूठ बोलना, दूसरे को मारना पीटना जैसे व्यवहार करने लग जाता है। और यही छोटे छोटे एक्ट एक बड़े एक्ट में तब्दील हो जाते हैं जो कि उसको जेल तक पहुंचाने में उसकी हेल्प करते हैं। तो ये रही जो सेकंड प्रोसेस है। जो थर्ड प्रोसेस है वो सबसे बड़ा प्रोसेस है, जो कि बायोलॉजिकली घर परिवार में उन्होंने किसी को क्रिमिनल देखा या फिर उनकी बायोलॉजी जैसे कि डोपामाइन, सेरोटोनिन, टेस्टोस्टेरोन, ये सारे जो न्यूरो केमिकल होते हैं वो व्यक्ति को सहायक बनाते हैं क्रिमिनल की ओर ले जाने में। तो ये तीन फैक्टर जो है व्यक्ति की मानसिकता को दिखाता है। और तीसरा जो चीज है जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, जैसे मैंने बोला हम अपराधी बना रहे हैं, यस ये बात सही है कि सोसाइटी ही अपराधी क्रिएट करती है, ना ही भूखमरी करती है, ना ही बेरोजगारी करती है, ना ही किसी की जाति, उम्र, लिंग ये कहीं निर्धारित नहीं है कि अपराधी बनेगा, बल्कि हम अपराधी बना रहे हैं उसमें भेदभाव कर करके। तो बीइंग हम लोग सोशल एनिमल, हमारा ये धर्म होना चाहिए कि हम इन सब व्यवहारों, इन सब शब्दों पे नियंत्रण करें ताकि हम अपराध को और बचा सके। पुलिस अपना काम करती है, एक्ट, लॉ सब अपना काम कर रहे हैं, पर हम क्या कर सकते हैं वो हम पे डिपेंड करता है। तो मेरे ख्याल से वैभवी दी, आप मेरी बातों से थोड़ा सा जो हमने मैसेज पहुंचाने की कोशिश की है वो पहुंची होगी। बहुत ज्यादा इत्तेफाक रखते हैं और बहुत सही आप बोल रही हैं और इसमें कोई संशय की बात नहीं है, क्योंकि आपके वक्तव्य में एक एक्सपीरियंस झलक रहा है। जो आपने देखा, सुना, आपने जो पढ़ा वो आपने यहाँ पर आके गढ़ा। तो बहुत सुंदर वक्तव्य है। और एक और प्रश्न आया था तो मैं देखती हूँ, थोड़ा सा लैपटॉप आज परेशान कर रहा है। जी, मैं एक केस डिस्कस करना चाहूंगी और ये केस ना मेरा केस है, ये पूरे सोसाइटी का, इवन ये दिल्ली की 2012 की घटना है। क्यों क्राइम हो रहा है शायद हम इसको समझ नहीं पा रहे हैं और इसको हम भूत प्रेत इत्यादि से जोड़ देते हैं। इस पे डॉक्यूमेंट्री फिल्म भी बनी है, आप देखिएगा, आखिरी सच, जो कि हॉटस्टार पे अवेलेबल है। देखा है हमने जी। ये 2012 की घटना है और ये दिल्ली में 11 लोगों की मृत्यु हुई थी और ये शायद मेरी फेवरेट घटना हो गई। और इस केस को मैंने अपना एक फेवरेट केस बना लिया। इवन मैं जब भी किसी कॉन्फ्रेंस में जाती हूँ तो जरूर बताने की कोशिश करती हूँ ताकि ये लोगों को समझ में आए कि ये किस प्रकार से एक क्रिमिनल की सोच के पीछे का राज क्या है। ये लिटरली में एक साइकेट्रिक डिसऑर्डर के फॉर्म में देखा जाता है। और वो कैसे देखा जाता है, एक बच्चा होता है जिसके कारण उसके पिता की मृत्यु हो जाती है और वो इत्तेफाकन होती है, लेकिन बच्चा क्या सोचता है कि इस मेरे पिता की मृत्यु का कारण मैं हूं। और वो बच्चा बचपन से ही बहुत हीन, दुखी और कमजोर होता है। अपने परिवार में उसको वो संबद्धता नहीं दी जाती है जो कि उसको चाहिए होती है। लेकिन जब उसके पिता की मृत्यु उसके कारण से उसको ऐसा लगता है, जो कि होती नहीं है, हो जाती है, तो वो अपने पिता का रूप लेने लग जाता है परिवार में।
वो ऐसा दिखाने की कोशिश करने लग जाता है कि वो पोजेस्ड हो रहा है अपने पिता की आत्मा से। जैसा आप सभी ने सुना होगा कि किसी पे माता आती है, किसी पे पितर आते हैं, भूत आता है, पिशाच आते हैं। एक्चुअली में ना ये कोई भूत प्रेत या माता या पितर का वास नहीं होता है, ये डिसोसिएटिव कन्वर्जन डिसऑर्डर होता है, जो कि व्यक्ति अपनी चिंताओं का फॉर्म अदर फिजिकल इलनेस में कन्वर्ट कर देता है। तो वो व्यक्ति अपने पापा के वर्ड्स बोलने लग जाता है, और क्योंकि उसके पापा ही लीडर ऑफ द फैमिली होते हैं, घर के बाकी 10 सदस्य उसको फॉलो करने लग जाते हैं। उसको फॉलो इस प्रकार से करते हैं कि उसने बोला कि पिता का ये आदेश आया है कि आप लोगों को ये करना है। तो पहले उसकी बीवी उससे क्या कहती है, जुड़ती है उसके विचारों से, फिर उसकी बीवी उसके बड़े भाई और उसकी वाइफ को जोड़ते हैं। इस तरीके से बच्चे आते हैं, और लास्ट में उसकी मम्मी उसके भावनाओं से जुड़ जाती हैं, और एक टाइम आता है कि रात में वो लोग एक एक चीज कॉपी पे लिखते हैं और वो उसको ही फॉलो करने लग जाते हैं। अब क्योंकि उनको इस चीज से मुक्ति चाहिए होती है, तो वो मुक्ति कैसे पाएंगे? मानसिक बीमारी से तो कोई मुक्ति पा ही नहीं पाएगा ना, जब तक आप डॉक्टर के पास नहीं जाओ। वो लोग विचारों को फॉलो कर रहे हैं, और देखिए कहाँ तक की केस ये आ गया कि वो फॉलो करते करते अपने घर में 11 खिड़कियां, 11 वेंटिलेशन, 11 चीजों का फॉर्म बना देते हैं, क्योंकि वो 11 सदस्य होते हैं। वो व्यक्ति जिसको गिल्ट होता है, जिसको फियर होती है, एंजाइटी होती है, वो उसको निकाल नहीं पाता। वो बोलता है कि पापा को हमें मुक्ति देने के लिए एक यज्ञ करना होगा। और वो यज्ञ कैसे करते हैं? वो अपने गांव जाता है और एक पिक्चर दिखता है, वो उस पिक्चर में ही उसको हैलुसिनेशन होता है कि हम ऐसा ही करेंगे कि हम बरगद के पेड़ जैसा 11 लोग लटकेंगे और 11 लोग एक यज्ञ या फिर कह लीजिए पूजा संपन्न करेंगे। उस पूजा में पानी रखेंगे, और पानी जब तक लाल नहीं हो जाएगा तब तक हमें, मेरे पापा को मुक्ति नहीं मिलेगी। वो बाकायदा लटकने का प्रयास करते हैं। उसका कोई उद्देश्य नहीं होता है कि वो मरने जाएंगे, लेकिन सबको वो कन्विंस करता है, सब कन्विंस हो जाते हैं, और वो बिल्कुल बरगद की पेड़ की तरह स्टूल वगैरह लगा के लटकते हैं। और देखता है वो अपनी आंखें खोल के कि पानी तो अभी तक रेड हुआ नहीं, मेरे पापा गुस्सा हो गए होंगे। उसको हैलुसिनेशन होता है, मतलब उसको वो विभ्रम जैसी कंडीशन होती है, जो चीज सच नहीं है उसको वो लगने लग जाती है। अब वो क्या करता है कि सबकी चेयर को वो बांधता है डोरी से, और मतलब रस्सी से, और एक साथ सबकी चेयर को पुल करता है, जिसमें सब लटक जाते हैं। और सब मतलब ऐसा प्रिटेंड करते हैं जो पुलिस होती है या अदर जो इन्वेस्टिगेट करने आते हैं कि सबने फांसी लगाया होगा। अब पूरे रिपोर्ट की क्या है क्या नहीं है, कोई दुश्मन तो नहीं था, इन्वेस्टिगेशन चल रहा है पुलिस का, लेकिन पुलिस को ये नहीं मिल रहा है कि इनका दुश्मन कौन था। लास्ट में क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट की हेल्प से ये पता चलता है कि जो वो बच्चा था, उसने, क्योंकि वो साइकाट्रिक इलनेस में था, स्किज़ोफ्रेनिया, उस स्किज़ोफ्रेनिक कंडीशन में उसने अपने घर वालों को कन्विंस किया, जिसे कहते हैं शेयर्ड साइकाट्रिक इलनेस। मतलब मेरे कारण मैं अपनी भावनाओं को वैभवी दी से बोल रही हूँ, वैभवी दी उसको सच मान करके राजेश जी से बोल रहे हैं, और राजेश जी नीता मैम को बोल रहे हैं, और हम सब एक ही चीज को फॉलो करते आ रहे हैं। तो आप सोचिए कि साइकाट्रिक इलनेस किस प्रकार से किसी भी क्राइम को बढ़ावा देती है या फिर उसको कमिट करने में सहायक होती है। बाद में ये बात पता चलती है कि ये कोई भूत प्रेत पिशाच इत्यादि का नहीं, बल्कि ये तो किसी मानसिक रोग के कारण की गई घटना है, और ये क्राइम इसी प्रकार से हो रहा है। आधे क्राइम इसी, मैं इवन जब सेंट्रल जेल, इवन मैं जयपुर में भी सेंट्रल जेल में जाती थी, और मैं वाराणसी सेंट्रल जेल में जब विजिट करने जाती थी, तो मैंने ये देखा कि आधे से ज्यादा जो केसेस होते हैं वो लिटरली योगा, आध्यात्म, या आप कह लीजिए काउंसलिंग, नॉर्मल काउंसलिंग से नहीं ठीक होने वाले, दे नीड रिग्रेस साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट, और उसी ट्रीटमेंट से ही उनको बैलेंस किया जा सकता है। वो इन सब चीजों से नहीं मैनेज हो पाएंगे, क्योंकि उनकी मानसिकता वैसी हो चुकी है, और इवन उनके परिवार को भी वो वही चीज दे रहे हैं जो उनकी सोच है, और लोग सच मान रहे हैं। तो इन चीजों पे आप बढ़ावा ना दें, आप विश्वास ना करें, आप अपनी सोच को सही माने, अपनी सोच और अपनी इंस्टिंक्ट को ही सच मानकर आगे बढ़ने की कोशिश करें, ना कि लोग क्या कह रहे हैं।
बिल्कुल जी। शिवांगी, इस आपकी बात का समर्थन करते हुए मैं एक बात ज़रूर कहना चाहती हूँ कि ये जो जिस फ़िल्म की आप बात कर रही हैं, ये सीरीज़ बना था और हमने हमने पूरी फ़ैमिली के साथ ये सीरीज़ देखी है और जी। मैंने अपने बच्चों को यही कहा कि बेटा, कभी भी भविष्य में अगर तुम्हें ये लगे कि मम्मी ऐसा कुछ करने के लिए कह रही हैं, तो कभी मेरी बात वेरी मत नाइस, मानो। कभी वेरी मेरी नाइस, बात वेरी नाइस। फैमिली के साथ हमने इस पिक्चर को देखा और यही बोला कि बेटा कभी मत सुनना मम्मी को किसी डॉक्टर के पास लेकर जाना, क्योंकि हम अगर वेरी अपने नाइस। बच्चे को नहीं बताएंगे तो हमारे बच्चे तो समझेंगे कि मम्मी तो जो बोलती है वो सही है, वो जो सही है, उसके एग्जैक्टली। फैमिली मेंबर है और फैमिली मेंबर। रुपेश बहुत देर से हमें सुन रहे हैं। रुपेश, मैं अंत में मैं जानना चाहूंगी कि जो आज की जो चर्चा रही है, कितना इत्तेफाक आप रखते हैं और अपराधियों की जो मानसिकता बहुत खूबसूरत तरीके से डॉक्टर शिवांगी ने अभी हम लोगों के सामने उस बात को रखा है। तो मैं चाहूंगी कि आप जैसे आर्ट ऑफ लिविंग के टीचर भी हैं और घड़ी की सुई बहुत तेजी से बढ़ रही है, तो मैं चाहूंगी कि आप अपने वक्तव्य पूर्ण पूर्ण करें और थोड़ा और प्रकाश डालें इस बात पर। और मीता जी, कंक्लूजन के लिए आप रेडी रहें और डॉक्टर शिवांगी एक संदेश में चाहूंगी आपसे। जी रुपेश। शिवांगी जी ने बहुत अच्छी तरीके से बात करी, जो साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट है कि एक अपराधी जो है उसका साइकोलॉजी क्या है और किस वजह से वो कहीं ना कहीं अपराध में आ रहा है, ये बहुत ही अच्छा था। और मीता जी ने भी जो बात करी कि प्रेम के द्वारा जो है ना, प्रेम की कमी है जीवन में, है ना, तो इस दोनों ही बातों से मैं बहुत हद तक एग्री करता हूँ। और एक एस्पेक्ट है कि अपराध हो ना, है ना, और दूसरा है कि यदि अपराध हो गया तो अपराधी को फिर से मेन स्ट्रीम में कैसे लाया जाए। ये दो एस्पेक्ट पे हमें चर्चा करनी चाहिए। तो जो अपराध ना हो, इसका जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो, जैसे आप लोग सबने इस बात पे बातें करी कि घर से स्टार्ट होता है। जो हमारे घर का वातावरण है, जो हमारे पड़ोस का वातावरण है, इन सारी चीजों पे बहुत ज्यादा मायने रखता है। हमारे हमारा किस तरीके से हमारा व्यवहार होगा, किस तरीके से हम आगे बढ़ेंगे। अभी मेरे को पिछले मैं काफी टाइम से, करीब 6-7 साल से सेंट्रल जेल में काम कर रहा हूँ। अभी मैं जुबिनाइल में मैं गया, तो जुबिनाइल में जब बिलो 18 ईयर्स के जब क्रिमिनल्स ऑफेंस के साथ जो बच्चों से जब मैं मिला, तो मैं देख के बड़ा हैरान था कि उसमें बहुत सारे बच्चे, मतलब अराउंड 30-40% के आसपास बच्चे वो थे जो मतलब रेप केस के अंदर थे। तो आई वाज सो शॉक्ड कि इस एज के बच्चे, मतलब 12 साल, 13 साल, 14 साल, 15 साल, 17 साल के एज के बच्चे, मतलब इस एज में 14, 15, 16, 17 एज में बच्चे रेप केस में बहुत सारे बच्चे थे। बाकी चोरी के केस, मर्डर के केस, चलो मर्डर के केस वो इंटेंशनली नहीं होता, आपने गुस्से में आ गया कर दिया, है ना। बट रेप का केस, क्योंकि ये जो एज है, इस एज में कहीं ना कहीं इमोशनल जो इम्बैलेंस है, जो वो समझना बड़ा जरूरी है। हम यहाँ पे कहीं ना कहीं इस बात को हम लोग ना बात करने से बचते हैं, है ना, कि एक टाइम के बाद बच्चे के साथ जो उसकी भावनाएं हैं, उस भावनाओं पे कोई बात नहीं करता। फैमिली के अंदर बड़ा रिस्ट्रिक्शंस होता है। सेक्स जैसा सब्जेक्ट ऐसा है जहां पे हम कहीं ना कहीं घर के अंदर बात नहीं कर सकते, है ना। तो ये सारा ज्ञान उन्हें जो मिलता है, वो सारा ज्ञान या तो उन्हें सोशल मीडिया से मिल रहा है या उनके दोस्तों से मिल रहा है, और उन भावनाओं में कहीं ना कहीं आकर के वो इस डायरेक्शन में आगे बढ़ रहे हैं। तो ये एक एड्रेस करने की चीज है, जो सेक्स एजुकेशन की बहुत बार बात होती रही है, और कहीं ना कहीं ये बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा मेरे को देखने को मिला जब से मैं जुवेनाइल में काम करना स्टार्ट किया है। और कहीं ना कहीं एक और चीज देखने की बात है कि मैंने बड़े जेलों में जो देखा है कि रेप का केस जहां आता है, तो हम सबकी ना नाक भौएं थोड़ी चढ़ जाती है ना, गुस्सा ऐसे, है ना, राइट। सोसाइटी के अंदर बड़ा आता है कि भाई रेपिस्ट है, तो हम बड़ा एकदम क्रूएल टाइप के उसके साथ बिहेव करते हैं। कई बार ऐसे खबरें जब आती हैं तो बड़ी लाइमलाइट लेती है मीडिया के अंदर, सोशल मीडिया और प्रेस मीडिया, हर एक इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के अंदर, और सब बोलते रहे चौराहे पे लटका दो जी, ऐसा कर दो जी, वैसा कर दो जी। लेकिन मेरा जो अनुभव रहा है वो ये रहा है कि कहीं ना कहीं 50% से ज्यादा मैं बोलूंगा कि जो रेप के एलिगेशंस लगाए जाते हैं वो कहीं ना कहीं वो सही नहीं होते। क्योंकि इसके पीछे क्या है कि हमारा जो लॉ है, इंडियन लॉ जो है, वो पूरी तरह से महिलाओं के फेवर में जाता है ना? तो कहीं ना कहीं हम लोग इमोशनली, सोसाइटी जो है वो बहुत ज्यादा महिलाओं की तरफ बहुत नाइस। इंक्लाइंड है। यदि एक महिला है तो बायस्ड है। जैसा शिवांगी जी ने बोला ना कि एक महिला का दुख ना बड़े जल्दी लोगों को समझ में आता है ना, लोग कंधे देने के लिए तैयार होते हैं। लेकिन पुरुष का क्या,
यदि एक महिला ने यदि ये बोल दिया कि मेरे साथ रेप हुआ है, तो कोई भी कानून आपको जो है ना, इसमें ऐसा नहीं है कि उस बात को झूठा साबित कर सकता है। और उस बंदे को उसकी वजह से जेल के अंदर जाना पड़ता है और लंबे समय तक उसको जेल भुगतना पड़ता है। मैं एक इंसिडेंट बताऊंगा, हमारे साथ स्टूडेंट था, क्योंकि मैं जेल में स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग सेंटर देखता हूँ, तो आर्ट ऑफ लिविंग के माध्यम से आज पिछले पूरे इंडिया में करीब 20 से ज्यादा जेलों में स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग सेंटर चल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं उसमें एक बच्चा था जिसको, वो करीब 8 साल से जेल में था। उसकी स्टोरी ऐसी थी कि उसकी गर्लफ्रेंड थी और उसकी गर्लफ्रेंड एक बार उसको कहीं बुलाई मिलने के लिए, और जब वो गया तो उसने बोला कि भाई मेरे को अब लेके चलो, मैं तुम्हारे साथ ही जाना है मेरे। अब मैं घर से सारा कुछ कपड़े लेकर के आई हूँ और मैं नहीं जानती हूँ, मैं वापस नहीं जाऊंगी। बोला कि भाई जाएंगे कहाँ पे, हमारे पास तो कुछ भी नहीं है। तो बोला कि घर करीब 30-35 हजार रुपए उसके घर पे थे, वो उस लड़की ने घर से उठाए थे, और बोला कि भाई इसमें हम लोग आगे गुजारा कर लेंगे। वो दोनों चले गए गुजरात, ऐसे चले गए, वहां पे ड्राइवरी का काम शुरू किया। अब इधर जब लड़की के माँ बाप थे, उन्होंने रेप और अपहरण का केस दर्ज कर दिया। तो लड़के के मम्मी पापा को, पेरेंट्स को, सबको पुलिस उठा के ले गई। अब उसके बाद ये लोग वापस आए वहां से, तो लड़का तो बहुत कॉन्फिडेंस में था कि लड़की बालिक है, भाई प्यार मोहब्बत का केस है, तो बड़े आराम से, मैटर तो कोई है ही नहीं, केस बनता ही नहीं है। बट जब कोर्ट में केस गया तो वहां पर क्या हुआ कि लड़की मुकर गई। लड़की ने बोला कि मेरे को बंदूक दिखा करके लेके गया, और इसने जो है सो बोला कि भाई तुम्हें मार दूंगा, यदि तुम नहीं जाओगे तो तुम्हारे घर वालों को मार दूंगा, इस वजह से मैं चली गई। अब इस दुख के साथ इसमें उसे सजा मिली थी और पिछले 8 साल से जेल में था, और हर दिन हर रात वो इसी गुस्से में था कि जिस दिन मैं बाहर आऊंगा ना उसको गोली मारूंगा। इस माइंडसेट के साथ वो जी रहा था। तो जब मैंने उसका काउंसलिंग किया, बात करी, है ना, तो समझ में आया कि भाई इस बंदा तो अंदर से बिल्कुल ऐसे है कि भाई जिस दिन निकलूंगा उस दिन ऐसा कर दूंगा। तो मैंने उसको एक चीज बोला था कि वो पूरा प्रोसीजर था, करीब 3-4 महीने का प्रोसीजर रहा, है ना। तो कहीं ना कहीं मैंने उसको बोला कि भाई देखो, ये तो ऑप्शन अपने पास हमेशा खुला हुआ है कि तुम जाओ, मार दो, फिर से वापस आ जाओ, ये तो तुम्हारे पास है, लेकिन एक दूसरा ऑप्शन पे विचार किया जा सकता है ना। तो बताया, थोड़ा सुनने के लिए रेडी हुआ। तो कहीं ना कहीं तो मैंने उसको उस पर डिस्कस किया, तो फिर पता चला कि भाई आप जितनी दूर तक देखते हैं, आपकी आइज जाती, आप आधे किलोमीटर तक देख सकते हैं, आप 1 किलोमीटर तक देख सकते हैं, लेकिन जहां तक आप देख रहे हैं धरती उतनी बड़ी नहीं है, उसके बाद भी दुनिया है ना। तो जितना उसे नजर आ रहा है कहीं ना कहीं वहां तक नहीं है, उसके बाहर भी है। मैंने उससे एक सवाल पूछा कि क्या वो लड़की सच में तुमसे प्यार करती थी। बड़े गहराई पे जाकर के मैंने बात करी उससे, तो उसने बोला कि दिल पे हाथ रख के मैंने बोला इस बात का जवाब देना, तो उसने बोला हाँ सर, प्यार तो करती थी। मैंने बोला आखिर क्या मजबूरी रही होगी, ऐसा क्या उसके ऊपर दबाव होगा जिसकी वजह से उस प्यार के अगेंस्ट जाकर के उसने तुम्हारे अगेंस्ट में गवाही दी, है ना। तो जितना तुम्हें पिक्चर दिख रहा है ना, उतना ही पिक्चर नहीं है, पिक्चर अभी बाकी है, उसके पीछे की भी कहानी है जो कहीं ना कहीं हमें पता नहीं होती, है ना। तो ये बात समझने के बाद, वो 2-3 दिन के बाद जब मैं वापस वहां पे गया, तो फिर वो मेरे पास आया और बोला कि सर आप सही कह रहे थे, मैं गलत डायरेक्शन में सोच रहा था, अब मेरे मन में ना उसको लेकर के कोई कड़वाहट नहीं है। तो ये कहीं ना कहीं बड़ा ना, मतलब ऐसे चीजों के वजह से जो लोग क्रिमिनल नहीं भी हैं वो भी इसमें आते हैं। तो मेरा एक कहीं ना कहीं है कि सोसाइटी को भी ना क्रिमिनल माइंडसेट, कोई क्रिमिनल किसी के ऊपर केस हो गया, कोई जेल गए ना, उनके साथ एक सहानुभूति का भाव रखना चाहिए। उससे हम उन्हें बदल सकते हैं, और बदलने की संभावनाएं हर किसी में है। मैं आपको बता रहा हूँ, एक था, उसने 29 मर्डर किए थे, और 3 महीने के बाद वो बंदा मेरे को आकर के बोलता है कि सर पहली बार जीवन में ना मेरे को अब लगता है मैंने जीवन में कुछ अच्छा काम किया आप लोगों के साथ, यदि आप लोग मुझे पहले मिले होते ना तो मैं यहाँ नहीं होता। और कहीं ना कहीं वो दिल से, उसकी आंखों में आंसू थे। और आप खुद कल्पना कर सकते हैं, एक बंदा जो शूटर था, 29 मर्डर जिस बंदे ने किया था, उसके अंदर नॉर्मली हम देखेंगे तो हम नॉर्मल सोसाइटी के अंदर लोगों को लगेगा यार उसके अंदर तो इंसानियत ही खत्म है, वो तो बिल्कुल खत्म है, वो के लिए तो किसी को मार देना गाजर मूली काटने जैसा बात हो गई, है ना। लेकिन नहीं, उसके अंदर भी वो चीजें हैं। और इसमें मैं एक कोट बोलूंगा जो मेरे गुरुदेव श्री श्री रविशंकर जी बोलते हैं कि हर एक अपराधी के पीछे एक पीड़ित व्यक्ति है जो मदद के लिए पुकार रहा है। और कहीं ना कहीं यदि हम उनके पास जाते हैं, है ना, ये बड़ी, मतलब मेरे को बड़ी टच करती हैं। और क्योंकि, और उसके लिए ना प्रेम से ही बदल सकते हैं हम उनको मतलब कितनी भी कानून लगा ले, उनके ऊपर शक्ति कर लें, है ना। तो उसमें 2 एस्पेक्ट जो मैंने ऑब्जर्व किया है। पहली चीज कि आध्यात्मिक वे,
जिसके अंदर जब तक उनका मन शांत नहीं होगा वो अपनी गलतियों को स्वीकार नहीं कर सकते, क्योंकि कोई अपराधी को ऐसा नहीं लगता कि मैंने गलती करी है ना, वो अपने आप को बेगुनाह ही मानता है। लेकिन जैसे उनका मन शांत होता है तो वो सही और गलत का निर्णय लेने की स्थिति में आते हैं, तब जाकर के वो कहीं ना कहीं रियलाइज कर पाते हैं अपने जीवन को। तो ये काम होता है अध्यात्म का। देन बहुत आफ्टर बढ़िया, लव, बहुत बढ़िया रुपेश जी। प्यार के और माध्यम से हम उनको बदल सकते हैं। जी बिल्कुल, बहुत सही कहा आपने। जी, प्यार जी, से हम कुछ किसी को भी बदल सकते हैं। प्यार में वो शक्ति है, वो आकर्षण है जो हम कोई भी काम किसी से भी करवा सकते हैं। ये प्यार ही है, मोहब्बत है जो हमारे साथ इतने श्रोता जुड़े रहते हैं। ये प्यार है जो डॉक्टर शिवांगी, इतना मुश्किल समय इनका क्लिनिक का होता है लेकिन मेरे लिए थोड़ा सा वक्त निकालती हैं। मीता जी प्यार के वशीभूत हैं जो हमारे कार्यक्रम की शोभा बढ़ाती हैं। और रुपेश, ये भी प्यार के कारण आप हमारे साथ फंक्शन छोड़कर बैठे हैं, तो ये प्यार है और प्यार से हम कुछ भी कर सकते हैं। और बहुत सही आपने कहा कि जो डायरेक्शन है, रॉन्ग डायरेक्शन को हम राइट डायरेक्शन में बदल सकते हैं प्यार से बात करके और चीजों को समझाकर। दोनों पहलू पर जिस तरह से आपने उनको समझाया उस बच्चे को, जिससे उसकी मानसिकता बदल गई, बहुत बढ़िया। और मैं चाहूंगी शिवांगी जल्दी जल्दी, क्योंकि हमारे पास समय बहुत कम है, संदेश आप दीजिए। और मिता जी छोटा सा कंक्लूजन। उससे पहले हमारे साथ राजेश शुक्ला जी जुड़ गए हैं, बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करती हूँ। मनोज जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बने हुए हैं, बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन। आज लैपटॉप काम नहीं कर रहा है, बहुत दिक्कत हो रही है मुझे संदेश पढ़ने में, कोशिश कर रही हूँ, ये ऊपर खिसक नहीं रहा है कर्सर। और हमारे साथ अजीत सिंह जी जुड़ गए हैं, बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करती हूँ। सभी का अभिनंदन है, स्वागत है। और जैसा कि सेक्स के बारे में आपने कहा कि सेक्स एजुकेशन, हमें एक और मुद्दा मिला है, हम उस पर भी बात करेंगे। और एक बहुत बड़ी शायरा है और बहुत अच्छी साहित्यकार है, उन्होंने मुझे खास एक विषय दिया है कि सेक्सुअल हैरेसमेंट पर हम बात करेंगे और ये ज्यादातर पुरुष झेलते हैं। उन्होंने मुझे ये टॉपिक दिया है और इस टॉपिक पर बेबाक होकर हिंदी साहित्य संस्थान बात करेगा, क्योंकि हम हमेशा बेबाकी से अपना काम करते हैं। तो डॉक्टर शिवांगी क्या कहेंगी आप? जी, आपने बिल्कुल सही कहा वैभवी दी, क्योंकि मेरे पास भी जो मान लीजिए 10 पुरुष आते हैं तो 10 में से 8 जो होते हैं वो बचपन में किसी चाइल्डहुड अब्यूज से जरूर गुजरे रहते हैं। जितनी की महिलाएं नहीं गुजरी होती है, जितना पुरुष रहते हैं। और आप विश्वास नहीं मानेंगे कि वो अपनी बातों को व्यक्त नहीं कर पाते, क्योंकि उनको लगता है कि मुझे जजमेंट मिलेगा। मैं पुरुष हूं तो रो नहीं सकता, मैं पुरुष हूं तो अपनी भावनाओं को व्यक्त नहीं कर सकता, मैं पुरुष हूं तो मुझे बचपन से वो जिम्मेदारियां दी गई हैं कि आपको आगे आके बोलना नहीं है, क्योंकि तुम कमजोर साबित होगे। तो कोई भी कमजोर नहीं है, सब शक्तिमान है, आपको मन से सोचना है। दूसरा जो मेरा मैसेज है वो ये है कि समान अधिकार सबको मिलना चाहिए, समान लॉ सबके लिए आने चाहिए, कोई जेंडर बायसनेस नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इसी जेंडर बायसनेस के कारण आधे अपराध बढ़ रहे हैं। तीसरी चीज कि एक्सेप्टेंस हमारी सोसाइटी में होना चाहिए, आप सभी को वो जैसा है वैसा स्वीकार करें, कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं, कोई मोटा, कोई पतला, कोई काला, कोई गोरा, कोई सुंदरता की परिभाषा नहीं है। सुंदर व्यक्ति मन से होता है, अपने काम से होता है, ना कि रूप रंग से होता है। चौथी चीज कि आप अपने गवर्नमेंट पॉलिसीज में, मैं यहाँ से मतलब इस मंच के द्वारा एक मैसेज वो बता रही हूँ या डिमांड कर रही हूँ कि हमारी गवर्नमेंट जो एक्ट है रेप के लिए या अदर किसी भी बड़े या संगीन अपराधों के लिए, उन पॉलिसीज में जरूर बदलाव आना चाहिए। क्योंकि आप देखिए बाकी देशों में चाहे रेप की घटनाएं हो, चाहे अदर क्राइम की घटनाएं हो, उनके लिए बहुत अच्छे एक्ट्स और उनका एक कड़ा, कहते हैं ना कि उनको सजा सुनाई जाती है। तो इस सजा को बदला जाए जो हमारे इंडिया में चल रहा है। वैभवी दी के लिए ये मैसेज है कि आप कैसे सुरक्षित रहें, आप अपने आप को अच्छा बनना बंद कर दें, अपने आसपास के लोगों को पहचानना चालू करें। आपके साथ क्या गलत हो रहा है, पहली बार गलत मतलब वो बार बार गलत, हम उसको इग्नोर करते हैं। तो पहली बार गलत हो रहा है तो आप हमेशा माने कि ये मेरे साथ गलत ही करेगा, वो कभी अच्छा हो ही नहीं सकता। अगर हो रहा है तो उसके फेस पे एक पर्सोना है जो कि दिखाने की कोशिश की जा रही है। तो आप अपने आसपास की चीजों को एक्सेप्ट करें। इवन चाहे कोई भी लड़की हो, चाहे कोई भी लड़का हो, अगर अपने साथी या अपने फैमिली में या अपने मैरिटल लाइफ में कुछ भी ऐसी छोटे से भी प्रॉब्लम को फेस कर रहा है, आवाज उठाएं, चुप ना रहें, उसको जरूर से दूसरे तक पहुंचाने की कोशिश करें। और यस,
उससे कटने की कोशिश करें, तभी आप सेफ रहेंगे, अन्यथा आप अपने साथ बुरा करने के लिए और उसको अपराधी को बल देने के लिए आप तैयार हैं। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर शिवांगी। और मीता जी, 1 मिनट में क्या कंक्लूजन निकलेंगे? 1 मिनट में रूपेश जी को बहुत बहुत धन्यवाद। अनुभव अच्छे मतलब जो उन्होंने अनुभव वहां पाए और उनका जो सकारात्मक प्रभाव उन्होंने बताया। शिवांगी जी के पास मुझे लगता है अंबार है बातों का, बातें ही नहीं सार्थक बातें, ऐसी बातें जो समाज को नया संदेश दे रही हैं। तो आप दोनों का हृदय से आभार। मैं शिक्षिका हूं, मैं सिर्फ एक ही बात कहूंगी, समाज में परिवर्तन लाना है तो शिक्षा के हथियार को अपनाना होगा, शिक्षा को सही ढंग से देना होगा। स्कूलों में वो ठीक है जब तक बच्चा अपराधी नहीं बना है, वहां भी जहां वो अपराध करने के कारण जेल में बंद है। शिक्षा के कई रूप होते हैं, कई आयाम, कई डायमेंशंस होते हैं, चाहे काउंसलिंग के बल पर हो, चाहे क्लिनिकल काउंसलिंग हो, चाहे केवल आध्यात्मिक तौर पर हम उन्हें अपने आप से जोड़ें, हम उनसे बात करें। बात करना बेहद जरूरी है। हम उनसे बात करें, उनके बारे में बात करें और उनकी मदद करें। ये हो ये तो ऐसा है, ये तो ऐसा है, जजमेंटल बनना बंद करें। हम अपने भीतर देखें, झांकें। बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो मन खोजा आपना, मुझसा बुरा ना कोई। मैं तो सफेद पोश बन रही हूं। अपनी बुराइयों को देखें, दूसरों के जीवन में झांकने के बजाय। और अगर झांकना ही है, आपने खिड़की बना ही ली है, रोशनदान तैयार कर ही लिया है, तो देखें और फिर उसको सुधारने के लिए आप क्या कर सकते हैं, वो पहला कदम उठाएं। वो एक कदम, अगर हम 140 करोड़ एक एक कदम भी उठाते हैं तो वो 140 करोड़ कदम है। फिर कौन अपराधी, कैसा अपराधी, कौन सी जेल, कौन से जेलर, कुछ भी नहीं रहेगा। ऐसे सुंदर समाज की स्थापना करना ये हम सबका दायित्व है। हम पढ़े लिखे लोग हैं, अनपढ़ नहीं हैं। हमारी शिक्षा किस काम आएगी? बिल्कुल अपने सही। साथी को अगर हम नहीं समझ पाए, उसके जीवन को हम अगर इतना सा संवारिए, किसने कहा कि पूरा गोदी में उठाइए, कम से कम अपनी सोच ठीक कर लीजिए और कुछ मत करिए। बस यही बहुत संदेश सुंदर। है। वैभवी जी, आज की परिचर्चा के लिए 100 में से कितने 500, 600, 1000, लाख, कितने नंबर आपको? मुझे गिनती ज्यादा नहीं आती, मुझे मैथ्स नहीं आती है। जितने नंबर बहुत दिए बहुत जा शुक्रिया सकते मीता हैं। जी, बहुत शुक्रिया। ये संबल है जिसकी वजह से हम निरंतर आगे बढ़ रहे हैं। हमारे साथ हास्य के बहुत बेहतरीन कवि आदरणीय भगवती प्रसाद मिश्र, बेधड़क कहा जाता है इनको, आमंत्रित हैं, पटल पर मुझे दिखाई दे रहे हैं। बहुत बहुत अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ। और सभी वाह वाह की झड़ी लगा रहे हैं। किसी ने मनोज जी ने लिखा है जय हो हिंदी साहित्य संस्थान। तो वाकई मुझे भी थोड़ा सा अच्छा फील हो रहा है कि अच्छा लग रहा है थोड़ा कि सा बहुत ऑब्जेक्शनेबल है, थोड़ा सा अच्छा फील हो रहा है। ये क्या बात हुई भाई? ये बहुत अच्छी एक चर्चा प्रश्न रही, आया बहुत ही था अच्छी जी, चर्चा रही। बहुत बहुत शुक्रिया। एक प्रश्न था डॉक्टर पुष्पलता तनेजा जी का, जो कि ओटीपी क्राइम के बारे में पूछ रही थी। तो पुष्पलता जी, सबसे पहली बात ये है कि बैंक से रिलेटेड जो भी क्राइम है, ओटीपी जब तक आप दूसरे को नहीं शेयर करोगे तब तक आप सुरक्षित हो। जिस दिन ओटीपी शेयर कर दिया, बस उस दिन आपका जो है अकाउंट पूरा नील हो जाएगा। तो क्योंकि ये मेरे साथ भी हुआ है, ये क्राइम मेरे साथ हुआ है। मेरा व्हाट्सएप हैक कर लिया गया था और मेरे जो जानने वाले लोग थे उन मुझसे भी सबसे मांगे गए थे, भी पैसे मुझसे मांगे भी गए। मांगे कि और पैसे दे दीजिए। फिर जब ऐसा महसूस हुआ कि अगर मुझे जरूरत होगी तो मैं डायरेक्ट मांगूंगी, डायरेक्ट, और इस तरह से किसी समूह में मैं मतलब संदेश नहीं भेजूंगी कि मुझे पैसे की जरूरत है। एम्बैरेस भी है ये कि कैसे कोई इस तरह से सार्वजनिक मुझे तौर भी पर लगा किसी कि वैभवी जी ने मांगता है। ग्रुप में क्यों डाला कि उन्हें पैसों हाँ, की जरूरत तो है। ये मतलब होता है। और ये तब हुआ था जब मैंने अपना ओटीपी भी नहीं, वो एक धोखे से ओटीपी लिया गया था और मैं उसको समझ नहीं पाई थी, क्योंकि वो मेरे बहुत करीब थे जिनकी आईडी को हैक करके मुझे मैसेज किया गया था। तो इसलिए मैं रह गई थी। तो डॉक्टर पुष्पलता तनेजा जी, आपके प्रश्न का यही उत्तर है कि किसी भी कीमत पर ओटीपी जब तक बैंक से ना आए, और बैंक से भी अगर आती है ओटीपी, तो आप ओटीपी अगर कोई मांगे तो आप वेरीफाई कीजिए, तब जाके ओटीपी आप शेयर कीजिए। अदरवाइज आरबीआई भी मना करती है कि ओटीपी आप शेयर ना करें। और हमारे और साथ विभू जी,
विभा जी, हमने साइबर क्राइम पर जो परिचर्चा की थी, जी 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 आप उसका लिंक पुष्पलता जी, तनेजा जरूर जी जरूर कीजिए, जरूर जरूर। तो दुर्गा उसमें और नागले जी विस्तार हमारे से साथ जुड़ी हैं, स्वागत अभिनंदन, और वो लिंक मैं शेयर करूंगी। और अगली बार जो परिचर्चा है वो अपराध और अपराधी के ऊपर ही है, क्योंकि हम इसको दूसरा एपिसोड लेकर आ रहे हैं। ये 110वां एपिसोड होगा हमारा, और उसमें हम जज और जो आईपीएस ऑफिसर हैं और वकील हैं, उन सब का एक समावेश होगा हमारे पटल पर। बहुत कुछ होगा, बहुत कुछ हम जानेंगे, समझेंगे। हम निरंतर बेहतरीन विषयों के साथ आना चाहते हैं, समसामयिक विषयों के साथ आना चाहते हैं। और आप सभी से गुजारिश है, कार्यक्रम को इसी तरह देखा कीजिए, हमें सराहते रहिए, ताकि हम अपनी ऊर्जा को यहाँ पर बिखेरते रहें। और खूबसूरत वक्ताओं का हृदय से आभार। और इसी तरह मैं चाहूंगी कि जब जब हिंदी साहित्य संस्थान आपको आवाज लगाए, आप जरूर अपना सुन समय लीजिएगा। ठीक है, सुन ओके, लीजिए। नमस्ते बहुत नमस्ते आभार। अगली बार नमस्ते। अपराध के साथ फिर अपराधी की बात करेंगे, लेकिन तथ्यों के साथ, जज साहब के साथ, वकील साहब साहिबा या साहब के साथ, और आईपीएस ऑफिसर के साथ। तो जरूर अगले बार जुड़िएगा हमारे साथ। और आज के लिए बस इतना ही, विदा लेती हूँ। बहुत नमस्कार, जय बहुत हिंद, जय सभी का आभार। भारत। जय हिंद, जय भारत।